हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में डिटेल से समझेंगे, डिटेल से जानेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसे। आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि संख्या पद्धति की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इसे जानिए कि संख्याओं को लिखने एवं उसके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को ही संख्या पद्धति कहते हैं। तो ये जानकारी तो हो गई आपको संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, अब आते हैं इसके फैमिली के बारे में। तो इसके फैमिली में सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या का। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या है? तो जिन संख्याओं से या जिन अंकों से आप वस्तुओं की गणना करते हैं, ठीक, जिन अंकों से आप वस्तुओं की गणना करेंगे वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। तो वस्तुओं की आप गणना कैसे करेंगे? एक से ही स्टार्ट करेंगे, फिर 2 बोलेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक, ऐसे ही संख्याएं आप बोलते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। गिनती तो ऐसे ही होगी। अब नेचुरल नंबर की एक और नाम भी है, ठीक, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का एक और नाम भी है। इसका नाम है हिंदू अरेबिक नंबर। नाम क्या था? हिंदू अरेबिक नंबर। ठीक, अब इसके बाद नंबर आता है होल नंबर का, जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? तो इसमें भी प्राकृतिक संख्या ही होती है, बस उसमें शून्य को ही जोड़ दिया जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को अगर जोड़ दिया जाए तो वो पूरी संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे आप? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह से संख्याएं अनंत तक चलती चली जाएंगी। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आता है इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब ये पूर्णांक संख्या क्या है? तो इसमें भी पूर्ण संख्या ही होती है, पूर्ण संख्या ही होती है। इसमें पूर्ण संख्या ही होती है और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। यानी कि धनात्मक संख्या, पूर्ण संख्या मतलब कि 0, और धनात्मक संख्याओं में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 और ये इनफाइनाइट तक चली जाएंगी, जो कि धनात्मक संख्याएं हैं। और इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी, -1, -2, -3, -4 और ये संख्याएं इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। तो ये तो हो गया पूर्णांक संख्या, जिसमें शून्य भी होगा, धनात्मक संख्याएं भी होंगी और ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी। अगर ये सभी संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब इन तीनों को पढ़ने के बाद एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, क्या कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक संख्याएं तो इसमें भी है, पूर्ण संख्याओं में भी है। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं इसमें भी है। तो आप इससे क्या कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। ठीक, अब उसी प्रकार से आप होल नंबर के बारे में क्या कह सकते हैं कि सभी होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं? क्योंकि 0 से लेकर और इनफाइनाइट तक जो संख्याएं हैं इसमें पूर्ण संख्याओं में, वो संख्याएं इसमें भी मिल रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब इसमें आप क्या नहीं कह सकते हैं, ये देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की ये जो संख्याएं हैं वो इसमें तो आ रही हैं, लेकिन जो शून्य है वो इसमें नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं सभी नहीं होती हैं, कुछ होती हैं लेकिन सभी नहीं होती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब उसी प्रकार से अभी मैंने बोला था कि पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें माइनस की संख्याएं भी हैं।
पूर्णांक संख्याओं में माइनस की संख्याएं भी हैं, जिसे आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसमें शून्य से लेकर इनफाइनाइट तक संख्याएं हैं जो कि इसमें आपको मिल जाएंगी। तो अब इसे कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें माइनस की संख्याएं भी हैं जो कि पूर्ण संख्याएं कभी नहीं हो सकती। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो आइए अब हम इन संख्याओं के बारे में जानते हैं, जिसमें से पहला है सम संख्या। इसके लिए परिभाषा है कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए, सिंपल से समझिए, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8, 10, बड़ी संख्या ले सकते हैं आप इसी तरह से। 430 हुआ, 440 हुआ, 1010 हुआ। ठीक, और भी संख्या होंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वो 2 से विभाज्य हो जाएंगी। विभाज्य करके देखिए, 2 से विभाज्य करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये सभी कट जाएगा, कट जा रहा है। ठीक, तो जब कट जा रहा है तो ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी। अब आते हैं, ये तो हो गया सम संख्या। अब आते हैं विषम संख्या पे। तो विषम संख्या सेम सम संख्या का उल्टा ही होता है। इसमें क्या कंडीशन थी कि 2 से विभाज्य संख्याएं हो जा रही थी, मतलब कि जो संख्याएं हैं वो 2 से विभाज्य हो जा रही थी। इसमें क्या है कि जो संख्याएं हैं, कोई भी संख्या हो, अगर वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो रही है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसे में आप 1 को ले लीजिए, ये इसे आप 2 से विभाज्य करेंगे तो नहीं कटेगा। उसी प्रकार से आप 3 को ले लीजिए, 5 को ले लीजिए, ये संख्याएं हैं, 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। 7 हुआ, इसी प्रकार से 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, 17 हुआ, 19 भी हुआ। ये जो संख्याएं हैं ये 2 से विभाज्य करने पे नहीं कट रही, तो आप कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो विषम संख्या है। तो ये तो हुआ सम संख्या और ये हुआ विषम संख्या। अब आते हैं भाज्य संख्या पर। भाज्य संख्या के लिए क्या है परिभाषा कि अगर कोई संख्या 1 से कट रही है, ठीक, 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है और अन्य संख्याओं से भी कट जा रही है, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। या फिर इसका एक दूसरा परिभाषा भी है कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या तभी कहलाएगी जब उसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होना अनिवार्य है उसके लिए। ठीक, वो संख्याएं क्या होंगी? 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12, 16, 18 हुआ। आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं इसके लिए। तो आइए हम इसे समझते हैं कि कैसे ये भाज्य संख्याएं हो जा रही हैं। तो आप इसे देख रहे हैं कि ये संख्या, ये जो 4 है ये 1 से भी कट रहा है। ये जो 4 है ये स्वयं से भी कट जा रहा है, यानी कि 4 से भी कट जा रहा है। ये 4 है ये 2 से भी कट जा रहा है। तो मैंने क्या कहा था, कम से कम 3 गुणनखंड इसके होने चाहिए। तो 3 गुणनखंड हो गए, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड इसके होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से आप 6 को ले लीजिए। 6 1 से भी कट रहा है, 6 स्वयं से भी कट रहा है, यानी कि 6 से भी कट रहा है, और ये 2 से भी कट रहा है, साथ साथ ये 3 से भी कट रहा है। तो अधिक हो गया, यानी कि 3 संख्याएं, अभी तो हम यहाँ पर देख रहे थे 3 संख्या हो रही थी, यहाँ हो गया 4 संख्या से कट रहा है। तो आप कह सकते हैं, मैंने अभी क्या कहा कि कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 3 संख्याएं होना अनिवार्य है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। तो अब आते हैं अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या केवल और केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप 2 हुआ और 3 हुआ, 5, 7 और 11 हुआ, 13 और इस प्रकार से 17 हो गया और 23 यानी 23 हो गया और 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया। ठीक, ये जो संख्याएं हैं वो केवल और केवल एक से ही कटेगा और केवल स्वयं से कटेगा, और किसी संख्या से आप काट कर देखिए नहीं कटेगा ये। तो ये संख्या क्या हुई?
अभाज्य संख्या हो गई। ठीक, अब इसे प्रूफ करके लिख लीजिए। देखिए 1 से कटेगा, 1 से काट रहे हैं तो 1 से कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 से भी कट जाएगा। ठीक, और किसी संख्या से कट रहा है नहीं कटेगा। ये भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये क्या है, ये भी 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा। 5 संख्या है तो 1 से ही कटेगा और 5 से ही कटेगा। ये 7 है, ये भी 1 से कटेगा और 7 से ही कटेगा। इसी प्रकार से ये जो संख्याएं हैं ये केवल और केवल 1 से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। तो ये क्या, कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब इससे कुछ इन दोनों से कुछ कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं। ठीक, जिसे हम लोग समझते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 2 है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें 1 को क्यों नहीं लिया गया है। तो इसकी भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्या था कि कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 के 3 गुणनखंड तो होंगे नहीं, 1 तो सिर्फ 1 ही से कट रहा है, तो इसलिए 1 भाज्य संख्या नहीं होगा। इसमें क्या था कि केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, न कम हो न अधिक हो। तो 1 क्या है, 1 के तो अभी बताया था मैंने कि इसका बस ये सिर्फ 1 ही से कटेगा। ठीक, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि कम से कम 2 संख्याओं से कटे, या तो वो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो ये बस 1 से ही कट रहे हैं, तो न ये अभाज्य संख्या है और न ये भाज्य संख्या है। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1 हम क्यों नहीं लिए हैं। अगर ये पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो तो 2 हो गई, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो भी 2 ही होगा। और पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका 3। ये सबसे छोटी विषम और अभाज्य संख्या है। ठीक, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब आते हैं हम इन नंबर्स के बारे में जो कि अभी तक की संख्याओं में सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या है, तो जिन संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो अगर आप उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। या फिर जो संख्या पहले से ही p/q के रूप में है तो वो भी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। मतलब क्या कि ये अंश और हर के रूप में होना चाहिए, बटे के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके लिए कंडीशन था कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसे जानिए कि अगर आप q का मान 0 रख दे रहे हैं तो 0 से किसी संख्या में भाग देने पर मतलब उसमें भाग नहीं जाता है, बस इसीलिए q का मान 0 नहीं रखा जाता है। ठीक, अभी हो गया परिमेय संख्या की परिभाषा। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में ले लीजिए 26 को ले लीजिए, 1 2 3 4, ये सभी संख्या है। -20, 9, 1/3, 1/2, 2/3, -2/5। मतलब आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या है। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो सभी प्रकार की संख्याएं दिख रही हैं, इसमें प्राकृतिक संख्या भी दिख रही है, पूर्ण संख्या भी दिख रही है, और पूर्णांक संख्या भी दिख रही है, सम संख्या दिख रही है, विषम संख्या दिख रही है, भाज्य संख्या भी और अभाज्य संख्या, सभी प्रकार की संख्याएं इसमें दिख रही हैं। तो क्या ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी? जी हाँ, ये सभी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, मतलब ये कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं ही कहलाएंगी। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 26 है, ये परिमेय संख्या कैसे होगी? तो आप जानते हैं कि 26 के बटे में कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मानते हैं, और जब 1 मान लिए तो ये p/q के रूप में हो गया, और जब p/q के रूप में हो गया ये तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। कंडीशन क्या थी बस कि ये q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है,
1 है, ठीक। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो कई परिमेय संख्या ऐसी होती हैं जो दशमलव के बाद कुछ अंक जाकर कट जाती हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो दशमलव के पहले ही कट जाती हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो दशमलव के बाद भी नहीं कटती हैं और अपनी संख्या को रिपीट करते हुए चलती चली जाती हैं। तो वो भी संख्याएं परिमेय संख्या ही कहलाएंगी। एग्जाम्पल में आप देखिए, मान लीजिए 100 को ले लीजिए। 100 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक, 50 बार में। तो ये दशमलव के पहले ही कट गया, तो ये भी संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाएगा। अब आप 4/5 को ले लीजिए, ठीक। इसे भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाकर 0 लेंगे, ठीक। तो ये 40/5 हो जाएगा। दशमलव बढ़ाकर 0 लेंगे तो ये 40/5 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितनी बार में भाग जाएगा? 8 बार में जाएगा, ठीक। तो ये दशमलव के 1 अंक बाद, या फिर कुछ ऐसी संख्या होती है जो 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद कट जाती है। तो ये तो हो गया दशमलव के बाद वाली संख्या जो कट गई। अब कुछ ऐसी संख्या होती है जो कटती नहीं है, जैसे आप 1/3 को ले लीजिए, ठीक। 1/3 को आप लेंगे तो 3 से अगर आप 1 में भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ाकर इसमें 0 ले लेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 3 9, ठीक। इसमें बढ़ा लेंगे और 3 बार में जाएगा, ठीक। फिर बचेगा उसमें 1, फिर 3 बार में जाएगा, फिर बचेगा 1, फिर 3 बार में जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि ये 3 3 3 ऐसे ही रिपीट करते हुए अनंत तक चला जाएगा। तो ये भी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। समझ में आ गया? अब आते हैं हम अपरिमेय संख्या पे, ठीक। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि अगर आप परिमेय संख्याओं को एक तरफ कर दीजिए, परिमेय संख्याओं को अगर आप अलग कर लेंगे तो जो संख्याएं बचेंगी वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, मतलब इरेशनल नंबर कहलाएंगी। अब ये इरेशनल नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं? तो रूट के फॉर्म में जो भी संख्याएं होंगी, जैसे में √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √10 भी होगा इसी में, 5 इसी में होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें ऐसा क्या है जो ये अपरिमेय संख्याएं हैं? तो आप इसे जानिए कि जो √2 का मान है वो 1.414213 ठीक। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या है, इसके आगे भी संख्या है, ये जो संख्या है वो दशमलव के बाद तो संख्याएं जा ही रही हैं, ठीक। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये संख्या रिपीटेड नहीं हो रही है, अपनी संख्याओं को बार बार बदलती हुई चली जा रही है, ठीक। तो ये भी इसकी परिभाषा है कि वो संख्या जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो भी, और ये जो संख्याएं हैं वो कभी भी अपने दशमलव के बाद जो संख्याएं जाएंगे तो वो कभी भी अपनी संख्याओं को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। उसी प्रकार से √3 का मान है 1.732, ठीक। ये हो गया √3 का मान, इसके भी आगे कुछ संख्याएं चलती चली जाएंगी, ठीक। अब उसी में ये पाई भी आएगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पाई का मान तो 22/7 है, ठीक। तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए, उस हिसाब से परिमेय संख्या होना चाहिए क्योंकि इसका मान तो 22/7 होता है। तो जो आप पाई का मान 22/7 रखते हैं वो उस पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक। इसलिए मतलब उसे बस रखा गया है, मान कर रखा गया है कि हाँ इतना हो सकता है पाई का मान, ठीक। तो इसलिए पाई का मान आप जानते हैं कि ये एग्जैक्ट मान नहीं है, तो इसलिए इसका मान ये अपरिमेय संख्या में आएगा। तो पाई का मान 22/7 3.1415926। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो संख्या दशमलव के बाद जा रही है वो रिपीटेड नहीं हो रही है, ठीक। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है? पाई का जो मान है 22/7 जिससे माना गया है वो दशमलव के बाद अपनी संख्या को रिपीटेड नहीं कर रहा है, तो इसे हम नहीं कह सकते कि ये परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब आते हैं हम वास्तविक संख्या पे। उसी प्रकार से ये भी संख्या है, इसे आप देख सकते हैं। अब आते हैं वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है?
तो इसे जानिए कि परिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या आपस में मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं। सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को अगर आप एक साथ जोड़ दें तो वो वास्तविक संख्या बन जाती है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका संख्या पद्धति के बारे में पूरा डिटेल। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।